हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। सशक्त भारत, स्वाभिमानी भारत के प्रतीक माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सब हृदय से अभिनंदन करते हैं। मंच पर स्वागत है माननीय युवा मामले तथा खेल, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर का। मंच पर उपस्थित हैं सचिव युवा मामले श्रीमती उपमा चौधरी, सचिव खेल श्री राधेश्याम जुलानिया तथा श्रीमती नीलम कपूर, डीजी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आज हम ऐसे भारत को देख रहे हैं जो अभूतपूर्व बदलाव के मंथन से गुजरा है और इस मंथन से प्राप्त अमृत रूपी न्यू इंडिया का साक्षी बन रहा है। एक ऐसा भारत जो हमारे बलिदानियों, स्वतंत्रता सेनानियों का गर्व है। भारत जो वंचितों के लिए संवेदनशील है पर अपने वजूद की उद्घोषणा बुलंदी से करना जानता है। एक ऐसा भारत जो यंग इंडिया है। ऐसा भारत जहां 18 से 25 की आयु वाले युवाओं की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है, जहां के प्रधानमंत्री इन युवाओं की प्रेरणा हैं। ऐसे देश को हम प्रणाम करते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जी को हम नमन करते हैं और यहाँ के युवाओं का हम अभिनंदन करते हैं। 2022 के नए भारत की नई इबारत में अब युवाओं के विचार विकास का नया आधार बनेंगे। आइए देखते हैं नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2019 पर एक फिल्म। क्या आप मुझे जानते हैं? आई एम यंग। राष्ट्र निर्माण होने के लिए राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होना बहुत आवश्यक है। मैं अपने राष्ट्र को समर्पित हूँ। भारत आज महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। मैं नई सोच हूँ, नया दृष्टिकोण हूँ। 11 में से 7 लोकसभाएं जो भंग की गई, उसका एक मुख्य कारण था कोalition गवर्नमेंट। मैं एक विचार हूँ। I can find solutions and contribute to policy. मिनिमम ब्यूरोक्रेसी और मैक्सिमम सिविल सोसाइटी का इंक्लूजन होना चाहिए। इस महोत्सव का विचार अंकुरित हुआ 31 दिसंबर 2017 को, जब मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री महोदय ने प्रस्ताव रखा। क्या हम एक मॉक पार्लियामेंट आयोजित कर सकते हैं जहां ये 18 से 25 वर्ष के युवा मिल बैठ करके न्यू इंडिया पर मंथन करें, योजनाएं बनाएं। प्रधानमंत्री के आह्वान पर हम आए हैं टू बी हर्ड एंड टू मेक अ डिफरेंस। How and why have we stooped down to level so low that we seek procrastination at the cost of our nation? इस महोत्सव में ज्यादा से ज्यादा युवा भाग लें, इसलिए प्रतिभागी का किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से होना अनिवार्य नहीं। रजिस्ट्रेशन के लिए वॉक इन के साथ साथ डिजिटल प्रोसेस भी अपनाया गया। कहीं से भी युवाओं ने अपना वीडियो रिकॉर्ड किया, YouTube पे अपलोड किया और बन गए युवा संसद का हिस्सा। This was unbelievable. Respect and sanctity of the parliament increased. I'm here awakened and inspired only to dream bigger. प्री स्क्रीनिंग के बाद राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन हुआ 3 स्तरों पर। जिला युवा संसद, राज्य युवा संसद, राष्ट्रीय युवा संसद। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने हर स्तर के लिए निर्धारित किए टॉपिक्स, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया और जूरी। युवाओं की सोच बहुत गहरी है। यूथ पार्लियामेंट ने उनकी इस सोच को और तराशा है। हर जिले से 3 सर्वश्रेष्ठ वक्ता पहुंचे राज्य युवा संसद में। भारत विश्व की किसी भी भूमि पर जाकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ सकता है। प्रत्येक राज्य और यूनियन टेरिटरी के 2 विजेताओं की आवाज गूंजी राष्ट्रीय युवा संसद में। Yes, we are energetic emerging brand India. 3 सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं को मिलेगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुरस्कार पाने का गौरव। हम कब तक दूसरों का इंतजार करते रहेंगे कि कोई और आएगा और हमारे देश से भ्रष्टाचार मिटाएगा? यह हमारे सफर का अंत नहीं, आगाज है। इन विचारों के इंद्रधनुष पर ही होगा 2022 के नव भारत का उदय। जिस देश के पास 800 मिलियन, करीब 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की हो, वो देश जवान है, जवानी की ऊर्जा है, जवानी के सपने हैं। वो देश पीछे कैसे रह सकता है?
युवाओं की उम्मीदों की चिंगारी को जब उत्साह की हवा मिलती है तो वो कामयाबी की मशाल बनकर चमकने लगती है। माननीय कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को मंत्रालय के प्रयासों द्वारा हकीकत की ज़मीन पर लगातार उतार रहे हैं। हमारा आग्रह है माननीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से कि कृपया स्वागत संबोधन दें। विश्व के सर्वश्रेष्ठ लीडर्स में से एक, भारत के जन जन के हृदय सम्राट, युवाओं के आइकॉन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, यहां पे उपस्थित सेक्रेटरी स्पोर्ट्स श्री राधेश्याम जुलानिया जी, सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स मिसेस उपमा चौधरी जी, डीजी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिसेस नीलम कपूर, यहां पे उपस्थित जूरी मिसेस रूपा गांगुली जी, मिस्टर परवेश वर्मा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, डॉक्टर ए के दुबे, मिस स्मिता प्रकाश जी, मिस्टर प्रफुल्ल केटकर साहब, स्पोर्ट्स और युवा मंत्रालय के अधिकारीगण, मीडिया और देश के कोने कोने से आए हर जिले का यहां प्रतिनिधित्व करते हुए मेरे युवा साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे बड़ी जो खुशी की बात है, 31 दिसंबर 2017 को जो विजन रखा गया, उस विजन को आज पूरा होते देख, कल आपके मुकाबले देख और आज यहां उपस्थित आपको देख और आपके बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी को उपस्थित देख, यही हमारी सबसे बड़ी आज की माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें प्रेरित करा हर बार नए आयाम पाने के लिए, नए स्टैंडर्ड्स रखे, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना रखा, अलग अलग राज्यों को एक दूसरे से मिलाना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे का सम्मान करना, एक नया रेवोल्यूशन खेलो इंडिया को आपने जन्म दिया। आपने कहा कि जो खेलेगा वही खिलेगा। इसको सच बनाने के लिए न केवल खेलों को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बल्कि स्कूल के लेवल पर हम उसको लेकर आए। Connecting the potential of Indian athletes to the podium of international tournaments. आपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से कहा कि एक मोबाइल ऐप ऐसी बनाइए जहां पे देश के जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, खिलाड़ी हैं, वो देश में सभी खेल मैदानों को देख सकें, उनके रूल्स को जान सकें और अपना फिटनेस चेक कर सकें। आज माननीय प्रधानमंत्री जी उस ऐप का भी लॉन्च करने वाले हैं। मुझे याद है कीनिया में माननीय प्रधानमंत्री जी से यह प्रश्न पूछा किसी ने, उन्हें श्रेय दिया खेलों में जो प्रदर्शन हो रहा है उसका। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पदक खिलाड़ी जीतते हैं, वे दौड़ते हैं, प्रधानमंत्री नहीं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने खेल के उस सिस्टम को दौड़ा दिया जो आज तक खिलाड़ियों के लिए दौड़ता नहीं था। बहुत भारी मात्रा में यहां पे युवा मौजूद हैं, बहुत सारे आपको टेलीविजन पे अभी देखेंगे। आपने भारत के नौजवानों में एक संकल्प पैदा करा है देश को सिद्धि तक पहुंचाने का। आपने उनके जीवन में एक नई जान फूंकी है। हम आपको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपने अपने संकल्प से असंभव को भी संभव बना दिया है, नामुमकिन को अब मुमकिन बना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। तोड़ लिए सब तारे मैंने, पंख लगाए हर सपने को, आसमान है पूरा मेरा, कहाँ समंदर मुझसे गहरा। न्यू इंडिया का युवा जज्बे से भरा हुआ है। इस बदले हुए भारत के हर पल विकास में वो भी योगदान देना चाह रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात ने तो मानो उन्हें मनचाही सौगात ही दे डाली हो। यूथ पार्लियामेंट के राष्ट्रीय विजेता इन्हीं युवाओं की आवाज़ें हैं। आज ये अपने मन की बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले मंच पर आमंत्रण है महाराष्ट्र से श्वेता उमरे, आपको
आपसे निवेदन है कि कृपया अपने विचार प्रकट करें। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल के पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। A very frenetic morning to Honorable Prime Minister Sir, respected Minister Sir. This is Shweta Umre from Government Institute of Forensic Sciences, Rashtra Sant Tukadoji Maharaj University, Nagpur, Maharashtra. Today, I will be speaking on the topic connecting India economically, culturally, and geographically. Now, when I look at this topic, I can see two aspects. The first aspect is how do we connect India to itself. The second aspect is how do we connect India to other countries globally. So when I talk about the first aspect, I dearly feel that India is already a connected nation. Now how? NASA has reportedly stated that the sound of the rotation of Earth is Om. And we have been worshipping Om, we have been worshipping landscapes, rivers, lakes since ages now, which states that our culture is born out of the geography of our country. Moving ahead to how culture is connected to the economy. When I talk on this, how can I not talk about the heritage tourism that we have, about Char Dham, about Golden Temple, about Haji Ali Dargah, about the beautiful churches of Goa. This heritage tourism generates a revenue for our nation, and this revenue helps us build a better, a stronger economy. And that we have a stronger economy now, it is possible for us to reach to the portions of the country that are in the most remote areas. And this would lead to not only literate individuals, but educated individuals. And educated individuals of this nation would arise and develop a better and stronger culture, would arise and take care of the geography of their nation. And when this would happen, our India would arise. Talking of geography, when I see that people who drink water in Bengal, it comes from the Himalayas. The people who experience rainfalls in Mumbai are the clouds that are coming from Gujarat. And we have the second largest network of roads in the world, thanks to the 3% taxpayers of this country. Ahead, I would like to state how India is getting connected to other countries globally. India has always been rich in cultivable land, rich in heritage, and rich is amongst all of you beautiful youth people of this country. This is the reason why countries like superpowers want to come to us and invest on our land. This does not only bring pride and respect to my country, it also generates a very strong economical relationship with countries that are more developed than ours. This is how economical bonds form between two countries, and this is how we start understanding each other's geography. And when economy and geography of two countries mix, there is an exchange of cultures. We adapt their culture, they adapt our culture. With this, I would like to state that the only thing that the youth of India can do is to strengthen this connection that already exists within and inter-India. How can we do this? We can do this by taking active participation and understanding what our responsibilities and our duties towards our country, our nation, our people are. And the day we realize our responsibilities, the day we start working hard, the face of this nation will change. And let's do this. Let's hold our hands, work even harder, and let's do what India was born to do, to build love, to build respect, and to generate peace. I would like to end my say with the quote. जिस दिन तेरी फतह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, जिस दिन तेरी फतह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, क्या ज़मीं क्या आसमां ये हिंदुस्तान मिल जाएगा. With this, I end my say. Jai Hind. Thank you, Shweta. अंजनाक्षी जो कि कर्नाटका से हैं, मंच पर उन्हें आमंत्रण है कि वे भी कुछ कहें, अपने उद्गार व्यक्त करें.
Good morning, Honorable Prime Minister, respected ministers, and to all the dignitaries present here today. I, Anjanakshi, stand before you to talk on the topic connecting India geographically, economically, and culturally. Bharat is a unique country in many ways, including its geography. Its location is such that it is situated in the heart of the world, that is, the Hridayasthana. Hridayam can be split as Hra plus Da plus Yam. Hra meaning Harati, that is to root out the bad things. Da meaning Dadati, to give it back as good. And Yam meaning Yati, that is to revolve. This is how the heart functions in our body and keeps it as one. This is how Bharat functioned in the past. It took in everything and gave back all the good to the world, and the world revolved around Bharat, and this is how we should function in the future also. Bharat is a country that is already geographically connected, and we can make this connection stronger by laying down roads and connecting the various ports through programs like Sagarmala and the Golden Quadrilateral. And also, the population could be more connected by assuring the population that wherever you go in this part of the country, you will have equal access to all the facilities and still be treated as the children of this country. The population, what an amazing and dynamic population Bharat has. Any country with good population will be empowered with a good human resource. That is why the population of our country is the pride of our nation, and that is why the population should be cultured. What is culture? Culture or Sanskriti is something that is born from within, which is why it has got to do nothing with caste, creed, or religion. Which is why we need more policies like the 10% reservation, which is not on the basis of majority, minority, or cultural beliefs, but just on the basis of common needs of the people that brings us together as one. So when the population is one and when a Sanskriti is established, it leads to a good economy. How? The biggest problem that Bharat is facing now is the economic disparity in terms of GDP in different states, which again arises because of the different geography and culture of each state. So when we bridge the gap between these two, then even the most impossible and difficult policies like one nation, one tax, demonetization, bringing down the black money becomes more easy to exercise. And hence, when a nation is geographically connected, the population becomes one. When the population becomes one, a Sanskriti is established. With a good Sanskriti, we have a common code of conduct. With a common code of conduct, it becomes easier for the government to govern, leading to an equal empowerment of all the states, thereby leading to the equal empowerment of the nation. When this happens, despite staying in Bharat, nobody will have an anti-Indian thought. You know, no tukde gangs. And so, you might ask me whether is this a possible idea in today's world, and I would very proudly say yes. And the best example that I can give to you is this very program, the National Youth Parliament Festival. Just like in the past, how Adi Shankaracharya ji started from the south and connected the entire nation, here we are from different nooks and corners of the country, from different cultural backgrounds, and yet sitting together as the new voices of India for a strong and a united Bharat. My dear brothers and sisters, the world is looking at Bharat like it had never looked at us before. Do you know why? क्योंकि ये नया इंडिया है, ये कहीं घुसेगा भी और मारेगा भी. Wherever we go, may it be in any fields, economy, technology, terrorism, wherever we go, India will strike so hard that the world will not forget us anytime soon. So I call upon all of you to connect Bharat, to be a part of a stronger and a united Bharat. And as the late Atal Bihari Vajpayee ji said, our aims may be as high as the endless skies. Our aims may be as high as the endless skies, but we need to have a resolve in our minds and walk ahead hand in hand, for victory will always be ours. Bolo Bharat Mata ki! Jai Hind! Thank you, Anjanakshi.
बिहार से हमारे बीच है ममता। ममता, आपसे भी आग्रह है कि आप भी अपने मन की बात कहें। यहाँ मंदिर में दाना चूग कर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। यहाँ बुद्ध की उपदेश और ईसा मसीह की बलिदान की गाथा होती है। मैंने सुना है यहाँ राधा रानी की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। फिर क्यों हो गए हम यूं जुदा कि आज जोड़ने की बात होती है। यहाँ आसाम की चाय हो या दक्षिण के मसाले विदेशियों को आकर्षित करती है, तो हिमालय में स्थित वैष्णो देवी में चढ़ाए नारियल की पूर्ति केरल और तमिल जैसे राज्य से होती है। फिर क्यों हो गए हम यूं जुदा जुदा कि आज जोड़ने की बात होती है, जोड़ने की बात होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मंत्री जी और मेरे युवा साथियों, मैं ममता कुमारी बिहार से इस युवा सांसद में अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करने आई हूँ और मेरा विषय है कनेक्टिंग इंडिया geographically, economically and culturally. If we see geographically, I must say that India is in fact a gift to we all Indians with a variety of landscape from the mountains and plateaus to islands and coasts, from the perennial rivers in the north to consistent rain in the northeast. But somewhere we are still facing the problems of floods, droughts, poverty and hunger. This is where we need geographical connect to the region which is high in production, to the region where people die of hunger, to the state which can promote tourism, to the state which can offer investment. Economically, where India has always been a land of resources, where the north use it as a farming sector, to the south is growing as an economic hub. Where we have humans as a big economic resource. These human minds must get connected across the India to avail the resources, to avail the opportunities which is still untouched. Culturally, where India enjoys an amazing variety of language, religion, belief and faith system, there we also see that people fight to prove their culture above all. But ladies and gentlemen, in praise of diversity, let's not forget our similarity and remind the preamble, we the people of India. Along with connecting India geographically, economically and culturally, I must say that psychological connection must also be encouraged. Not only at the times of disasters and attacks, but also when India is at peace to use the full potential of the resources. I am proud that our Prime Minister has launched lots of schemes which focuses on inclusive growth by connecting India, be it Sagarmala, Bharatmala, GST or Digital India. His Man Ki Baat initiative, which was the foundation of this program, or Pariksha Pe Charcha initiative, which connect the students' minds to release the pressure before exam, was a phenomenal step. But since I'm here to provide solutions, I would add that more interstate programs and national programs must be encouraged, not only on debates, but on learning and respecting each other, dance, music, culture, and sports. We use technology to call Band and Hartal. No, it's time we use technology to connect India. We need leaders at the village and community level as well, who work tirelessly to connect India by the guidance of the state and national counterparts. Because today when all this gets over, there'll be a choice of dinner that you and I can make. But still there are some peoples in our Indians who do not have the choice to eat tonight. It's high time that we connect and stand united till the time we feel geographically loved, economically interdependent, and culturally trusted. I repeat, till the time we feel geographically loved, economically interdependent, and culturally trusted. Thank you. Thank you, Mamta. माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर एक बार कहा था कि राज्य अनेक, राष्ट्र एक, बोली अनेक, भाव एक। तो इस यूथ पार्लियामेंट में भी युवाओं के विचार तो अनेक थे, पर भाव बस एक ही था। भाव इस बदले हुए भारत की ये प्रतिज्ञा कि 2022 के पहले संकल्पों को पाना है। अब हम निवेदन करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कृपया 3 राष्ट्रीय विजेताओं को अपने कर कमलों द्वारा पुरस्कृत करें।
प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है महाराष्ट्र की श्वेता उमरे ने। इन्हें मिल रहा है 2 लाख रुपए का पुरस्कार। द्वितीय स्थान हासिल किया है अंजनाक्षी ने, जो कर्नाटका से है, और इन्हें मिल रहा है 1.5 लाख रुपए। तीसरा स्थान रहा ममता का, जो कि बिहार से हैं, और इन्हें दिया जा रहा है 1 लाख रुपए। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। न्यू इंडिया तो चैंपियन है हर फ्रंट पर, तो फिर खेल में भी क्यों नहीं? माननीय प्रधानमंत्री जी की अद्भुत सोच से अब हमारा देश खिलाड़ियों का खजाना होगा और न्यू इंडिया बनेगा ग्लोबल स्पोर्ट्स पावर हाउस। कैसे? आइए देखते हैं ये फिल्म। आओ खेले भी खिले भी। मैं हूँ जया और ये है मेरा दोस्त विजय और हम हैं खेलो इंडिया के मैस्कॉट्स। प्रधानमंत्री जी के विजन से प्रेरित होकर हम लाए हैं खेलो इंडिया मोबाइल ऐप। ये एक रेवोल्यूशनरी स्पोर्ट्स ऐप है जिसके मेन सेक्शन आपको देंगे आपके शहर के खेल ग्राउंड्स की जानकारी, खेलों के विशेष नियम और मोबाइल पे आसानी से फिटनेस चेक करने जैसे फीचर्स। इस ऐप का सबसे यूनिक फीचर है फिटनेस सेक्शन। इससे हम सबका फिटनेस लेवल जान सकते हैं, खासकर बच्चों का, जिससे उनका टैलेंट रिकॉग्नाइज होगा और प्रतिभाशाली बच्चों को चुनकर छोटी उम्र से ही विश्व स्तरीय ट्रेनिंग दी जा सकती है ताकि वो आगे चलकर अच्छे खिलाड़ी बने। फास्ट, फिट, फ्लेक्सिबल और फुर्तीले बच्चे जब ट्रेन होकर मुकाबला करेंगे तब इंडिया को मिलेंगे उसके फ्यूचर चैंपियंस। दुनिया में अपनी तरह के इस यूनिक ऐप को डेवलप किया है स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी के टॉप एक्सपर्ट्स ने और आने वाले समय में इसमें कई नए फीचर्स ऐड होंगे, जैसे क्राउड सोर्सिंग से प्ले फील्ड अपडेट्स, खेल टिप्स के वीडियोस और बहुत कुछ। तो आज ही खेलो इंडिया मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए और बनाइए इंडिया को एक स्पोर्ट्स सुपर पावर। और अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया खेलो इंडिया मोबाइल ऐप अपने कर कमलों द्वारा लॉन्च करें। और ये देखिए, इस ऐप के खास फीचर्स आप देख सकते हैं। खेल के नियम, खेल के मैदान, सुविधाएं, फिटनेस की जानकारी, सब कुछ आपकी हथेली पर। और ये ऐप हम आपको बता दें कि सभी मोबाइल पर आप पा सकते हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना सच करेगा ये ऐप, और अब ये ऐप भारत की जनता के लिए उपलब्ध है। यहाँ ढूंढो, वहाँ ढूंढो, घर में भी या बाहर ढूंढो, खेलते हो कि नहीं वो, अरे इंडिया के नए चैंपियन ढूंढो। फुटबॉल में, कबड्डी में, निक्कर में या चड्डी में, हॉकी में या क्रिकेट में, रेस में या पीटी में, मम्मी भी और पापा भी, टीचर भी और मामा भी, अंकल आंटी बच्चा पार्टी ढूंढेंगे और चैंपियंस भी। कैसे खेले, कहाँ खेले, चाहे गुरु हो या चेले, कितने फिट हो यहाँ देखो, रूल सारे यहाँ सीखो। कितना तेज दौड़ देखो, कितना दूर कूद देखो, खेलते हो ये कहीं वो, अरे चलो अगले चैंपियन ढूंढो। खेले भी
हिले भी। खेलो इंडिया ऐप के साथ आप भी ढूंढ सकते हैं अगले चैंपियंस। तो कोई फोन न रह जाए जिसमें ये ऐप ना हो, ताकि कोई चैंपियंस ना रह जाए जो डिस्कवर ना हो। अरे चलो अगले चैंपियन ढूंढो। खेलो इंडिया ऐप, चलो चैंपियंस ढूंढे। धन्यवाद माननीय। देश सेवा का व्रत लिए माननीय प्रधानमंत्री जी कर्तव्य पथ पर निरंतर बढ़ रहे हैं। जन गण के मन की नई आशा है माननीय प्रधानमंत्री जी। 125 करोड़ का भरोसा और गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी। सालों पहले स्वामी विवेकानंद ने युवाओं का आह्वान किया था देश निर्माण में भागीदार बनने के लिए, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी देश के पुनर्निर्माण में युवाओं के ऊर्जावान विचारों और क्षमताओं में सूरज का तेज देख रहे हैं, और इसी तेज से गढ़ना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी न्यू इंडिया के नए लक्ष्यों को। हमारी उम्मीदों का भारत बनाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सबका अनुरोध है कि कृपया हमें प्रेरणा दें, हमारा मार्गदर्शन करें। मंच पर विराजमान मंत्री परिषद के मेरे युवा साथी श्री राजवर्धन सिंह राठौड़ जी, अन्य महानुभाव और बड़ी संख्या में आए मेरा युवा साथियों, मेरे सामने न्यू इंडिया की नई तस्वीर मैं देख रहा हूं। देश के कोने कोने से भाषा भूषा की विविधता लिए रंग बिरंगी माला रूपी मां भारती के आप सभी मनकों का मैं अभिवादन करता हूं। तकनीक के माध्यम से हमारे साथ देश भर से जुड़े एनसीसी, एनएसएस और नेहरू युवा केंद्र के साथियों का भी मैं स्वागत करता हूं। साथियों, आप जैसे ऊर्जावान और जोश से भरे साथियों से मैं जब भी मिलता हूं, चर्चा करता हूं, तो आपकी ये ऊर्जा, आपका ये जोश मेरे भीतर भी मैं अनुभव करता हूं। आप बीते 2 दिन से यहां पर देश और समाज से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा की यही भावना, संवाद की यही प्रक्रिया देश के जनतंत्र को सशक्त करती है। साथियों, देश के वर्तमान और भविष्य को लेकर आपकी सार्थक चर्चा के लिए अनेक साथियों को यहां पुरस्कृत करने का मुझे अवसर भी मिला है। जिनका पुरस्कृत करने का मुझे अवसर मिला है वो बधाई के पात्र है ही। बाकी साथियों को भी मैं बधाई दूंगा, क्योंकि आपकी भागीदारी भी एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। साथियों, इन विचारों को लोकतंत्र, देश और समाज के विमर्श से जोड़ने की हमेशा मेरी कोशिश रही है। नेशनल यूथ पार्लियामेंट इसी कोशिश का एक हिस्सा है। मैंने एक बार मन की बात कार्यक्रम के में बात करते समय इसी एक प्रकार की भावना को मैंने प्रकट किया था, और मुझे खुशी है कि इसको सफलता के साथ
मूर्त रूप दिया गया है। लेकिन मेरा इसमें आग्रह रहेगा, क्योंकि पहला प्रयोग था, थोड़ा बड़ा प्रयोग था, अगर अच्छा होगा कि आप लोग इस पूरे कार्यक्रम की रचना, उसमें क्या कमी रही और अच्छा कैसे हो सकता था, विषय अच्छे कौन से हो सकते थे, प्रादेशिक भाषाओं का महत्व कैसे मिल सकता था, अगर सुझाव, और मैं चाहूंगा कि डिपार्टमेंट इसके लिए कोई ऑनलाइन व्यवस्था करे और सभी पार्टिसिपेंट्स इस कार्यक्रम की रचना के संबंध में सुझाव देकर के अगर इसको और मजबूती देते हैं और नयापन, इनोवेटिव आइडियाज देते हैं, तो ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन बन जाएगा। और भविष्य में भी जो पार्लियामेंट जाना चाहता है वो पहले सोचेगा कि इस पार्लियामेंट से गुजरे। वो भी अपने प्रोफाइल में लिखेगा कि मैं यूथ पार्लियामेंट में इतनी बार हिस्सा लिया, इतनी बार मुझे बोलने का मौका मिला, इतने विषय पर बोला, इतनी बार इनाम जीत कर गया, इतनी बार पिट करके आया। तो एक तो मेरा आग्रह है कि क्योंकि इसको हम एक, और वैसे भी जो लोग अब मुझे, क्योंकि आप लोग अगर इस प्रकार की स्पर्धा में भाग ले रहे हैं, इसका मतलब कि आप अपने सिलेबस के बाहर भी कुछ पढ़ते हैं, सिलेबस के बाहर कुछ सोचते हैं। जो सिलेबस में बंधे हुए हैं वो तो यहां नहीं आते हैं, वो वहीं टिके रहते हैं। और इसके कारण शायद आप मेरा भी अध्ययन करते होंगे। और मुझे भरोसा है कि आप वो चीज नहीं लेते होंगे जो आपको परोसी जाती होगी, आप ढूंढ करके निकालते होंगे कि सही क्या है। वरना परोसा हुआ माल जरा गड़बड़ होता है। आपने देखा होगा कि मैं स्वभाव से टोकनिज्म में मेरा विश्वास ही नहीं है। कोई एक लंबी सोच के साथ एक के बाद एक इंटरलिंक व्यवस्थाएं विकसित करना, ये मेरी कार्यशैली का हिस्सा है। सब चीजें पहले नहीं बताता हूं, प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट होता है। धीरे धीरे खोलता हूं। मेरे मन में एक बहुत बड़ा सपना है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा यहां शुरू हो रहा है। और इसको अगर आप और आपकी भागीदारी से अगर ये व्यवस्था विकसित होती है, और मैं तो चाहूंगा कि हो सके इतना जल्दी इसको सरकार से बाहर निकाल दिया जाए। या तो इसको सरकार से बाहर निकाल दे या इसमें से सरकार को बाहर निकाल दे। विनोबा भावे कहा करते थे, असरकारी असरकारी। समझ आया? असरकारी असरकारी। इसका रूप क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए पूरे देश में सरकार कैटलिक एजेंट हो, सरकार उद्दीपक का काम करे, सरकार बाउंड्री तय करे, ये सब करे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, लेकिन पूरा इनिशिएटिव हर डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार के एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र, ये सब मिल करके यूनिवर्सिटी के जो चुनाव जीत करके आए हुए लीडर्स हैं, ये सब मिल करके ये लगातार डिस्ट्रिक्ट में साल में 3-3, 4-4 विषयों पर
बड़ी व्यापक डिबेट करें और एक माहौल बने कि मैंने ये डिबेट है ना, फिर बड़े बड़े स्टेडियम में करनी पड़े डिबेट, 25-50 हजार लोग सुनने आ जाए और देखें हमारे बच्चे क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन आप कहेंगे करेंगे कौन? और इसलिए क्या हम इसको उस दिशा में ले जा सकते हैं क्या, ताकि ये व्यवस्था ज्यादा विकसित हो, उसका लाभ मिले। दूसरा, वक्तृत्व ये सिर्फ शब्दों का श्रृंगार नहीं होता है, वाणी का आरोह अवरोह नहीं होता है। हमारे मुंह से निकला हुआ शब्द सही जगह पर तीर की तरह जाना चाहिए। हमारी वाणी इंप्रेसिव हो या ना हो, इंस्पायरिंग जरूर होनी चाहिए। महात्मा गांधी से शायद बड़ा कम्युनिकेटर पिछली शताब्दी में तो मुश्किल है मिलना। वो कोई वक्तृत्व शैली के धनी नहीं थे और नहीं कि उनके पहनावों में कोई इंप्रेशन करने का कोई प्रयास था, नहीं उनके शरीर की रचना में भी कुछ ऐसी चीज थी। आप कल्पना कर सकते हैं ना, ऑरेटरी है न उस प्रकार का प्रभावशाली व्यक्तित्व है, लेकिन वो कौन सी तपस्या होगी कि उनका एक शब्द, और उस जमाने में व्हाट्सएप नहीं था, दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाता था। ये जो कम्युनिकेशन है, ऑरेटरी दैट वन थिंग, कम्युनिकेशन इज अ डिफरेंट थिंग। उस कम्युनिकेशन स्किल को हम कैसे डेवलप करें, और अगर हमारे देश में गांव में, शहर में, कस्बों में अगर ऐसी युवा पीढ़ी तैयार होती है जो समाज के मुद्दों पर सही तरीके से सोच करके समाज को अपनी बात बताते हैं, तो समाज का मन बनाने में बहुत बड़ा रोल कर सकते हैं जी। और इसलिए ये अपने आप में ये प्रयोग ग्रासरूट लेवल पर एक सशक्त संरचना खड़ी करने की दिशा में हमारा नम्र प्रयास है। और मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं होगा कि आप लोगों की तरफ से मांग आएगी कि 3 प्राइज देते हो तो कम से कम एक पुरुषों के लिए रिजर्वेशन दिया जाए। इन बेटियों को लाख लाख बधाई। तीनों बेटियों ने मैदान मार लिया। आपने देश से जुड़े हुए कई विषयों पर चर्चा की है यहाँ 2 दिन में। स्वच्छता का विषय हो, समावेशी समाज हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, किसानों की आय की बात हो, एनवायरनमेंट हो, खेल हो, ऐसे कई विषयों पर आप लोगों ने अपने अपने इस चर्चा के अंदर विचार रखे हैं। इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे सुझाव आए हैं जिनको विस्तार देकर देश में चल रही अनेक योजनाओं को और मजबूत किया जा सकता है। और इसके लिए मेरा एक दूसरा सुझाव डिपार्टमेंट को है कि जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है उनसे उनकी स्पीच राइटिंग में मांगी जाए, ऑनलाइन वो करें, और उसमें उनको भी कहा जाए कि आपने जो बोला था, जो लिखा है, उसमें से एक उत्तम वाक्य इसमें से ढूंढ करके आप निकालो, खुद ही अपना एग्जामिनर। और ऑनलाइन बुकलेट प्रसिद्ध की जाए कि इस विषय पर देश में 400 बच्चे बोले, इस प्रकार की बातें बोली, और 4 से महत्वपूर्ण वाक्य इनके ये थे। अगर ऑनलाइन बुक निकले तो ये लोग भी तो उस बुक को देखेंगे और 400 को पढ़ेंगे, सुनेंगे।
यानी ये ऑटो पायलट व्यवस्था हो जाएगी। अब मुझे बताइए सर, करने में सरकार की जरूरत पड़ेगी क्या? बिना सरकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे और हर राज्य के जो टॉप 3 है उनका ऑनलाइन वीडियो भी उसमें उपलब्ध हो, ताकि किसी को उनकी स्पीच को देखना है, सुनना है तो देख सके। एक ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए जो अपने आप में यूथ का आकर्षण बने, और हो सकता है फिर आप जब पार्लियामेंट का एजेंडा निकले तो आप भी अपने इलाके के एमपी को मेल कर सकते हो कि देखिए इस विषय पे इन बच्चों ने कहा है, अगर आपको काम आता है तो ले लो। और मैं सच बताता हूं, कभी कभी एकाध कोने में से एकाध छोटे व्यक्ति की बात मुझ जैसे लोगों को भी इतनी काम आती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते जी। ये पड़ा है खजाना हमारे यहाँ। तो मेरा दूसरा एक आग्रह रहेगा कि हम इसको एक ऐसा व्यवस्था के अंदर बनाएं ताकि आगे चल करके ये अपने आप में ये उपयोगी हो, इसका लाभ होगा। ये ऐसा मंच है जो आप सभी की रॉ एनर्जी को एक शेप देगा, एक दिशा देगा। यहां से जो आइडियाज, जो सीख आप लेकर जाएंगे, उनसे ही कुछ नया सृजित होगा जो नए भारत की आत्मा, नए भारत के नए संस्कारों का निर्माण करेगा। साथियों, पार्लियामेंट जितना प्रोडक्टिव होगा, देश उतना प्रोग्रेसिव होगा। और इसलिए मैं जब यूथ पार्लियामेंट में आया हूं, हम क्या कर रहे हैं इसका जरा हिसाब भी देना चाहता हूं। और देश को पता होना चाहिए जिन एमपीज को आप जिता करके भेजते वो कर क्या रहा है, पार्लियामेंट क्या कर रही है, पूछना चाहिए, नौजवानों ने पूछना चाहिए। देखिए 16वीं लोकसभा का उदाहरण देता हूं। एवरेज प्रोडक्टिविटी 85%, करीब करीब 205 बिल पास किए गए और 15वीं लोकसभा की तुलना में 16वीं लोकसभा ने 20% काम ज्यादा किया। लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। अगर मोदी है तो फिर 20 से नहीं चलता है, 200 होना चाहिए। अब ये लोकसभा देश की जनता ने 30 साल के बाद एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुन करके भेजा। उसका नतीजा है कि ये 20% भी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाए। देश के टैक्स पेयर के पैसों का सही उपयोग हुआ और समय रहते हुए देश के लिए जरूरी वहां नीति निर्धारण हुआ। लेकिन राज्यसभा में क्या हुआ? अब राज्यसभा तो एल्डर्स का हाउस है। तपस्वी, तेजस्वी, वयोवृद्ध, तपोवृद्ध, वो बहुत ठंडे दिमाग से, अच्छे ढंग से ये चुन करके आए लोग हैं करते तो जरा उसको समझाए। ये नहीं है ना, ये हो रहा है उल्टा। राज्यसभा का परफॉर्मेंस अभी जो लास्ट सत्र गया सिर्फ 8%, 8%। अगर प्रोडक्टिविटी 8% यानी कितनी बड़ी चिंता का विषय है। आप एक काम करिए, अपने यहां जाकर के डिस्ट्रिक्ट में या 2-4 डिस्ट्रिक्ट मिलाकर के राज्य का एक बड़ा सा युवा इवेंट कीजिए और आपके राज्य से जो राज्यसभा में गए हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है आपके राज्य के हितों को लेकर के राज्यसभा में अपनी भूमिका अदा करना उनका दायित्व है। उनको बुलाइए, चीफ गेस्ट के रूप में बुलाइए, बढ़िया माला वाला पहनाइए
अच्छे से अच्छी शॉल उड़ाइए, बढ़िया से बढ़िया चेयर रखिए, फिर उनको रिक्वेस्ट कीजिए थोड़ा क्वेश्चन आंसर करेंगे, और फिर पूछिए क्या किया, जवाब मांगिए, तभी जाकर के देश में दबाव पैदा होगा। और ये भी लोकतंत्र है, ये अलोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं बता रहा। और मैं ये भी नहीं कहता हूं एक पार्टी के, किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, राज्यसभा के सबको बुलाओ, अपने राज्य के लोगों को भी क्या किया आपने। यानी देखिए एक में से कैसी दूसरी शक्ति तैयार होगी। और इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका हम अधिक लाभ करें। साथियों, युवा मन आकांक्षी होता है, महत्वाकांक्षी होता है, और होना भी चाहिए। और इसकी अभिव्यक्ति करते हुए, वैसे मुझे जो ये बच्चियां बढ़िया बढ़िया कविता सुना रही थी, मुझे ज्यादा वो आता नहीं है, लेकिन कभी हमने पढ़ा था तो ऐसे टूटा फूटा जो याद रहता है। और किसी शायर ने कहा था कि उसे गुमा है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि युवा सपनों को, आकांक्षाओं को रोकना नहीं चाहिए, उन्हें उन्मुक्त गगन में उड़ने देना चाहिए। क्योंकि युवा नए आइडिया से, फ्रेशनेस से वो भरा हुआ होता है, ऊर्जा होती है, तेजस्विता होती है, शार्पनेस होती है, उस पर अतीत का बोझ नहीं होता। ऐसे में चुनौतियों और समस्याओं से निपटने में वो अधिक सक्षम होता है। साथियों, देश की, समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए आपकी जो अप्रोच है वो न्यू इंडिया को और मजबूत करने वाली है। जैसे आज का समय तेजी से बदल रहा है, वैसे ही आज की जनरेशन भी पहले की अपेक्षा कई गुना तेजी से सोचती है, काम कर रही है। ये तो आपने भी अनुभव किया होगा। आपके ही परिवार में 3 साल 4 साल का भतीजा होगा तो उसका जो दिमाग चलता होगा, आप सोचते हो मैं तो इतना छोटा था, मुझे समझ नहीं आता था, इसको सब समझ आता है। यानी आप में और आपके भतीजे में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी आप अंतर महसूस करते हैं, बदलाव है। कुछ लोग कहते हैं कि आज का नौजवान सवाल बहुत पूछता है, घर में भी आपको परेशानी रहती हुए थे, चुप बैठ, जा पढ़ाई कर, ऐसा ही होता होगा। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आज के युवा में धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, बड़ी हड़बड़ी में है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आज का युवा मोनोटोनस वर्क नहीं चाहता, उसको हर बार नया चाहिए, हर चीज में नयापन चाहिए। और कुछ लोग भी बोले, लेकिन मैं मानता हूं कि ये सारी बातें लोग कुछ भी कहे, युवा है तो ये सब जरूरी है, ये इंग्रेडिएंट्स है युवा के। वरना उम्र बड़ी हो, दिमाग नहीं चलते लोग तो देखे हमने। और यही बातें तो आपको इनोवेटिव बनाती है, नए नए आइडिया लाती है। आज का युवा मल्टीटास्किंग के लिए पहले से ही तैयार है और इसलिए कई काम एक साथ करता है। वो एम्बिशन से भरा हुआ है क्योंकि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, और यही तो न्यू इंडिया का आधार है। साथियों, हमारी सरकार ने देश के युवाओं को सपनों को साकार करने के लिए युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने के हर संभव प्रयास किया है। हमारा स्पष्ट मानना है कि युवाओं को अवसर मिलने चाहिए, अवसरों को समानता मिलनी चाहिए, सामर्थ्य तो उसमें भरपूर है ही। यही कारण है कि शिक्षा और सरकारी सेवाओं में
सामान्य वर्ग के गरीब युवा साथियों के लिए 10% आरक्षण का ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार ने किया। दूसरे वर्ग के अधिकार में छेड़छाड़ किए बिना यह काम किया गया। इतना ही नहीं, सरकार शैक्षिक संस्थानों की सीटों में 25% तक की वृद्धि भी कर रही है। साथियों, अवसरों की समानता तभी सुनिश्चित हो जाती है जब सिस्टम से परिवारवाद, भाई भतीजावाद, अपना पराया, भ्रष्टाचार सब दूर हो। और इसके लिए भी एक के बाद एक कई निर्णय लगातार किए जा रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ट्रेनिंग और सिलेक्शन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की बात हो, या फिर स्टार्टअप के माध्यम से युवाओं के आइडियाज को देश की ताकत बनाने की बात हो। हम एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसका पूरा लाभ उठाने और भविष्य में इन कार्यों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी भी आप जैसे नौजवानों की है। चौथी औद्योगिक क्रांति के इन शुरुआती वर्षों में भारत तेजी के साथ आगे बढ़े, स्टार्टअप की दुनिया में, इनोवेशन की दुनिया में, गरीबी को समाप्त करने के प्रयासों में पूरे विश्व में मिसाल कायम करे, इसके लिए प्रयत्न हम सभी को मिलकर के करना है। याद रखिए, मैं जिस पीढ़ी से रहा हूं, आप जिस पीढ़ी से हैं, हम वो लोग हैं जिन्हें स्वतंत्रता के लिए मर मिटने का मौका नहीं मिला, लड़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन हम वो लोग हैं जिन्हें देश के लिए जीने का अवसर मिला है। और इसलिए हमें अपनी ऊर्जा, अपनी प्रतिभा देश के लिए जीने पर, देश के निर्माण पर लगानी है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, कुछ और भी सुझाव है मेरे मन में। अच्छा हुआ मैं टीचर नहीं हुआ, वरना मैं होमवर्क ज्यादा देता। आप लोग यहां आए हैं, देश के हर जिले से आए हैं। मुझे मालूम नहीं है लॉजिस्टिक व्यवस्था क्या है, लेकिन समय निकाल करके देश के सैनिकों को, 125 करोड़ देशवासियों ने जो नेशनल वॉर मेमोरियल समर्पित किया है 2 दिन पहले, और आजादी के इतने सालों के बाद पहली बार हुआ है। आप समय निकाल के जरूर वहां हुआइए, जरूर हुआइए। वैसा ही दूसरा पुलिस मेमोरियल बना है, वो भी आजादी के इतने सालों के बाद पहली बार बना है, उसे भी देखिए। अपना श्रद्धाभाव व्यक्त करिए। जब आप अपने छात्र में वापस जाएंगे तो और कुछ काम आए ना आए, ये 2 दिन यहां बिताए उसमें से कुछ काम आए ना आए, इन 2 जगह पर होकर के आएंगे, मुझे विश्वास है आप ऊर्जा से भर करके घर लौटेंगे। प्रेरणा से भरते हुए आप लौटेंगे, मेरा विश्वास है जी। और इसलिए साथियों, मैं आपका, मुझे बताया गया कि शायद कुछ सवाल जवाब भी होने वाला है आपके साथ, तो ज़्यादा समय मुझे लेना नहीं चाहिए। लेकिन मैं एक द्वारिका प्रसाद द्विवेदी जी, उन्होंने जो 2 पंक्तियां कही थी, वो भी मैं आपको कहते कि अपनी बात समाप्त करूंगा, और उसी में आपके लिए संदेश है। मेरा पूरा भाषण याद नहीं रखोगे तो चलेगा। इतने ऊंचे उठो कि, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। दोस्तों, मेरी इन सारे सपनों के लिए आपको शुभकामनाएं हैं। और मुझे बताया गया कुछ लोग पूछने वाले हैं। माननीय, पूरे देश भर से युवा यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत सारे सवाल हमारे पास इनकी तरफ से आए भी हुए हैं। इनमें से माननीय कुछ सवाल हम ले रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली से शशांक गुप्ता हैं जो कुछ पूछना चाह रहे हैं। शशांक, खड़े हो जाएं। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम शशांक गुप्ता है, मैं दिल्ली का निवासी हूँ।
प्रधानमंत्री जी, मुझे और मेरे युवाओं को ये जानकर बहुत ज्यादा गौरव फील होता है कि हमारे देश की ताकत की तारीफ पूरी विश्व कर रहा है। इसी संदर्भ में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि हमारा देश हर एक सेक्टर के अंदर काफी सारी योजनाएं हैं, जैसे एजुकेशन के अंदर हमारे पास स्किल इंडिया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, हमारे पास डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, हमारे पास इवन रिसर्च के लिए प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम है, इवन हमें डिप्लोमेसी सीखने के लिए स्टूडेंट एंगेजमेंट एमईए प्रोग्राम है। इसी विषय में सर मैं ये जानना चाहता हूं कि इन सभी का हमें कैसे हर एक जिले में, हर एक नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, हर एक युवाओं को कैसे इसका लाभ मिलेगा, कैसे उस चीज को वो प्राप्त कर सकते हैं, यही मेरा क्वेश्चन है। धन्यवाद। आपकी बात सही है कि कभी कभी योजनाएं तो होती है, ऐसा तो नहीं है कि पहले की सरकारें कोई कुछ करती ही नहीं होगी, योजनाएं तो उन्होंने भी बनाई होगी। कुछ योजनाएं आइडिया तक सीमित रहती होगी, कुछ योजनाएं कागज पे जाती होगी, कुछ योजनाएं फाइल के आगे निकलती होगी और फिर समय उसी में बीत जाता होगा। हकीकत में अगर हम लास्ट माइल डिलीवरी करते हैं, एजुकेशन करते हैं, तब योजनाओं का लाभ है। अब आपको मालूम है कि देश ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब हुआ था, और इसलिए किया गया था कि बैंकों में गरीबों का हक मिलना चाहिए। उस समय हमारे देश में फैशन थी गरीबों के नाम पर खेल खेलने की। अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण होकर के 40-45 साल हो गए, लेकिन देश के गरीबों का बैंक अकाउंट खुला नहीं। अब कोई बैंक ने बैंक अकाउंट नहीं खोलना, ये तो कहा नहीं था, लेकिन लास्ट माइल डिलीवरी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमने ध्यान दिया और देश के हर व्यक्ति का बैंक खाता होना चाहिए, ये हमने तय किया। और शुरू में हमारी थोड़ा बैंक वालों से थोड़ी परेशानी भी रही। हमने ये कहा कि जीरो अमाउंट से बैंक खाता खोलना है। कोई बैंक वाला क्यों शुरू होगा भाई जीरो अमाउंट से? कठिन काम होता है, ये करना पड़ता है। और जीरो बैलेंस से बैंक अकाउंट खोले गए। और आप देखिए हमारे देश के गरीबों की अमीरी देखिए। अमीरों की गरीबी तो बहुत देखी है, लोग भाग जाते हैं। और गरीबों की अमीरी देखिए, जीरो बैलेंस से बैंक अकाउंट खोलना था, लेकिन इन गरीब परिवारों ने बैंक का अकाउंट का उपयोग करते हुए सेविंग की दिशा में गए और आज करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया उन्होंने सेविंग किया है बैंक अकाउंट में। ये गरीबों की अमीरी है और देश गरीबों की अमीरी से ही आगे बढ़ने वाला है। अब ये क्यों हुआ? तो लास्ट माइल डिलीवरी से हुआ। अब मान लीजिए, मुझे बराबर याद है, एक दादा धर्माधिकारी करके गांधीयन विचारक थे। कभी आपको भी मौका मिले तो दादा धर्माधिकारी जी की किताबें पढ़ने जैसी छोटी छोटी चीजें लिखते थे वो। आचार्य विनोबा जी के प्रभाव में रहे थे। उन्होंने एक जगह पे लिखा है कि मेरे बोले परिचित परिवार के किसी ने भेजा कि भाई बच्चा बड़ा हो गया है, अब तो ग्रेजुएट भी हो गया है, लेकिन कहीं रोजी रोटी नहीं मिलती है, कुछ व्यवस्था कीजिए। तो मेरे पास बोले आया, तो मैंने उसको पूछा तुझे क्या आता है? तो उसने कहा मैं ग्रेजुएट हूँ। हाँ बोले ग्रेजुएट हो, लेकिन आता क्या है तुझे? नहीं बोले मैं ग्रेजुएट हूँ। हाँ भाई ग्रेजुएट हो, लेकिन तुझे आता क्या है? कहना मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं 3 साल कॉलेज जाके आया हूँ। अरे उन्होंने कहा तुम्हें ड्राइविंग आता है क्या? तो बोले नहीं आता है। खाना पकाना आता है क्या? बोले नहीं आता है। टाइपिंग करना आता है? बोले नहीं आता है। तो तुझे आता क्या है? दादा धर्माधिकारी ने बड़े सटीक तरीके से इस बात का वर्णन किया है। हमारा जो कौशल विकास का प्रयास है उसके पीछे है
कि परमात्मा ने हमें हाथ दिया है, हुनर की जरूरत होती है, स्किल की जरूरत होती है। और जो स्किल डेवलपमेंट मिशन है उसकी एक ताकत है कि इंसान कभी भूखा नहीं मर सकता जी, वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, आत्मविश्वास उसका बढ़ जाता है। तो हम देश भर में इस नेटवर्क को खड़ा कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि स्टार्टअप्स, पहला एक जमाना था कि बड़े बाबू के बेटों को मिलो तो वो कहेगा कि मैं भी बाबू बनना चाहता हूं। आजकल मैं देखता हूं मेरे जो अफसर हैं उनको पूछता हूं कि बेटा क्या करता है, बोले साहब वो तो सरकार में आना नहीं चाहता, वो तो स्टार्टअप करना चाहता है। यानी स्टार्टअप एक इनोवेशन, कुछ नया करना। और सरकार ने मुद्रा योजना बनाई है। इस मुद्रा योजना से बिना बैंक गारंटी देश का कोई भी व्यक्ति बैंक से पैसा ले सकता है जी। और इस सरकार ने लाखों करोड़ों रुपया ऐसे नौजवानों पे भरोसा करके दिया है। और 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पहली बार बैंक से पैसा लिया है। उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा करना होना तय कर लिया और खुद तो हो गया, साथ में 1-2 लोगों को और रोजगार दे रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो हम योजनाएं बना रहे हैं, लास्ट माइल डिलीवरी पर बल देकर के कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि इन योजनाओं की तरफ अब आप कॉमन सर्विस सेंटर में जाएंगे जो करीब देश में 2.5 लाख गांवों में है। वहां पर सरकार की 400 से ज्यादा योजनाओं का लाभ आप ऑनलाइन जानकारी लेकर के उसका फायदा उठा सकते हैं। आप नौजवान भी अपने इलाके में बता सकते हैं कि देखो भाई कॉमन सर्विस सेंटर में एप्लीकेशन फॉर्म है, कहां जाना क्या जाना, ये सारा गाइडेंस है और डिजिटली अवेलेबल है। उसको हमने समझा दिया तो उसको पहुंच सकता है। कभी सबसे बड़ी बात क्या हुई, हमने देशवासियों पर भरोसा करना तय किया है। एक सोच थी सबको चोर मानना, क्योंकि खुद में अंदर चोर बैठा था और ये सबको चोर मानना। मैंने कहा ऐसा नहीं जी, कुछ लोग होंगे गलत रास्ते पर, लेकिन अधिकतम लोग ईमानदार होते हैं, ईमानदारी के रास्ते पर चलने के लिए जीते हैं, ऐसे लोग होते हैं। अब आप मुझे बताइए, पहले आपको अगर कहीं एप्लीकेशन करनी होती थी तो आपकी सर्टिफिकेट का जेरॉक्स नहीं चलता था, आपको किसी म्युनिसिपैलिटी के चुने हुए मेंबर के पास से उसको सर्टिफाई करवाना पड़ता था। ये था ना पहले, आपको 2-2 घंटे कतार में खड़ा रहना पड़ता था और वो भी बड़ी तिश्मार्खी मारता था, कल आना, परसों आना, कितनी बार आओगे, सब एक साथ लेके आओगे, ऐसा कैसे लाए, ऐसा होता था ना। हमने क्या जरूरत है भाई, वो एक कॉर्पोरेटर या तहसील पंचायत अधिकारी, एक एमएलए, एक एमपी, वो कौन होता है ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने वाला? अरे खुद ही दे दो कि मैं ईमानदारी से देता हूं, और कर लिया मैंने। इस देश का कोई भी व्यक्ति अपने सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्ट करके दे सकता है, और जब फाइनल देखना होगा तो ओरिजिनल दिखा देना भाई, बेकार में परेशान क्यों। तो ये बदलाव जो है, उस बदलाव से आप देखते होंगे कि नीचे तक एक सकारात्मक गुड गवर्नेंस का प्रभाव, और अल्टीमेटली डेवलपमेंट प्लस गुड गवर्नेंस, तभी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सिर्फ डेवलपमेंट स्कीम हो, एक गांव में बढ़िया बस स्टेशन बना दें, वहीं डेवलपमेंट पूरा नहीं होता है। डेवलपमेंट तब पूरा होता है बढ़िया बस स्टेशन हो, बस स्टेशन की सफाई भी हो, बस समय पर आती हो, कंडक्टर का व्यवहार ठीक रहता हो, ये सब पैकेज अच्छा हो, तब जाकर के बस स्टॉप का उपयोग है। तो हमारी कोशिश ये है कि इंटरलिंक, ऑल आउट, एक बदलाव महसूस हो। अब स्वच्छ भारत, अब मुझे बताइए, क्या टॉयलेट के कार्यक्रम पहले नहीं चलते थे क्या? लेकिन आप आधा अधूरा काम करोगे तो नहीं चलेगा। हमने तय किया एक बार इस समस्या से मुक्त होना है, निकल पड़ो। देश में 9 करोड़ टॉयलेट बन गई थी। हमारे देश में बच्चियां स्कूल इसलिए छोड़ देती थी क्योंकि 3 साल, 4 साल, 5 साल की होते होते महसूस कर रही थी कि बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं है, और उसी एक मानसिक बोझ के कारण बच्ची 5-6 साल की पढ़ाई के बाद, 5वीं कक्षा के बाद निकल छोड़ देती थी। मैंने कहा भाई कम से कम स्कूल में बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट तो बनाओ। अब कोई कह सकता है अरे भारत के प्रधानमंत्री का ये काम है क्या टॉयलेट बनाना? उसको तो बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए। बड़ी बातें करने वाले 13 चले गए मेरे पहले।
और कोई? माननीय महाराष्ट्र अमरावती से यहाँ पर आई हुई हैं आकांक्षा असनारे, इनकी भी कुछ उत्सुकता है जानने की। आकांक्षा। सर्वप्रथम सुप्रभात माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आकांक्षा हूँ महाराष्ट्र से। मेरा प्रश्न पूछने की अनुमति चाहूँगी आपसे। मेरा प्रश्न ये है कि युवाओं ने जो अनुभव किया है, पिछले 4.5 वर्षों में युवाओं की स्थितियाँ काफ़ी बेहतर हो चुकी है। अब हम पर भरोसा भी किया जा रहा है। तो आपसे मेरा प्रश्न ये है कि आपने इन स्थितियों को कैसे बदला? ये स्थितियों को मैंने नहीं बदला है, देशवासियों ने बदला है। देशवासियों के विश्वास ने बदला है। अब स्वच्छता कोई मोदी झाड़ू लेकर के निकला है क्या? देशवासियों ने तय किया देश को स्वच्छ बनाना है, सब लोग लग पड़े हैं। आज घर में भी छोटा बच्चा आप कुछ डालते हैं तो बच्चा कहता है नहीं नहीं उठा लो दादू, दादू उठा लो, ये मोदी जी ने बोला है तू उठा लो। कहता है कि नहीं कहता? देश बदलता है देशवासियों की शक्ति से, देशवासियों के संकल्प से। सरकार का काम है उन्हें अवसर देना, खुलापन देना, और वो काम करने की दिशा में हमारी सरकार निरंतर चल रही है। धन्यवाद। माननीय, आपका ही संसदीय क्षेत्र वाराणसी यूपी है और वहाँ से एक सवाल हम लेना चाहते हैं। खुशी श्रीवास्तव यहाँ पर आई हुई है वहाँ से। खुशी, पूछिए क्या पूछना है। नमस्कार। नमस्ते। रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि करप्शन ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी इंडिया की जिसको सब लोग ऐसे ले रहे थे कि अब अगर जीना है इंडिया में तो करप्शन को मान के चलो कि होना है या करना ही करना है। बट इससे लोग परेशान भी बहुत थे। पिछले 4 सालों में ऐसा हुआ है कि जो जितने लोग पैसा ले रहे थे वो इतना डर चुके हैं, यहाँ तक कि सिस्टम में लीकेज भी रुक गया है। गर्व तो होता है इस बात का, पर आश्चर्य भी होता है, इतने साल से छोटे से थे तब से देखते आ रहे हैं ये बड़ी प्रॉब्लम 4 साल में कैसे सही हो गई। आपसे पूछना जरूर चाहेंगे। ये बात सही है कि हमारे देश, हमारे बाद भी जो देश आजाद हुए वो कहां से कहां पहुंच गए। हम अपने ही अंदर ऐसी बुराइयां पालते गए और एक के बाद नई बुराइयां लेते आते गए। जैसे शरीर में एक बार डायबिटीज आता है ना, तो सारी बीमारियों को वो निमंत्रित करता है, वो राज रोग बोला जाता है। डायबिटीज अपने आप में बुरा दिखता नहीं है, पता नहीं चलता है, लेकिन एक बार डायबिटीज हो तो सारी बीमारियां। ये करप्शन एक ऐसी दिमाग है जो सारी बीमारियों को ले आती थी। जब तक आप करप्शन रूपी दिमाग से देश को मुक्त नहीं करते हैं, तब तक आप और बीमारियों से भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। और इसलिए काम थोड़ा कठिन है और हर कोई ये काम कर नहीं सकता है जी। जिसको खुद को कुछ लेना देना नहीं है, जिसको अपने लिए कुछ करना नहीं है, वो जरूर इस काम को कर सकता है। और इस देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो नियम और कानून से जीना चाहते हैं। हमने उन्हीं को प्रोत्साहित किया, उसी का परिणाम है। अब आप देखिए, हमारे देश के युवा तय कर लें कि हम कहीं पर भी शॉपिंग के लिए जाएंगे तो हम डिजिटल पेमेंट करेंगे, मोबाइल ऐप से ही पैसे देंगे। मुझे बताइए साहब, अकाउंट से चलना शुरू हो जाएगा नहीं जाएगा? कोई गलत लेगा तो पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा? अगर वो व्यवस्था ठीक हो गई तो कुछ भी बुरा होगा क्या? यानी हम भी अगर कंट्रीब्यूट करना शुरू करें, और आज हुआ है, आप पहले की तुलना में डबल संख्या, 70 साल में इनकम टैक्स देने वालों की संख्या डबल हो गई। ये ईमानदारी का रास्ता नहीं हुआ है तो क्या है? तो ये संभव है और आप लोगों के साथ सहयोग से जरूर संभव होगा। माननीय, साउथ से भी हम एक सवाल लेना चाहते हैं। कर्नाटका के तुमकुर से आए श्री रक्षित यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी, पहले से प्रणाम कर रहा हूँ। मैं एक वचन समर्पित कर रहा हूँ आपके लिए। आचार्य है स्वर्ग, अनाचार्य है नर्क। मतलब ही आचार तो स्वर्ग कर रहे हैं, अनाचार तो स्वर्ग नहीं जा रहा है। इसलिए ये साल आप साबित कर दिया पूरे विश्व को। इसलिए मेरा प्रश्न ही हो, आपके साथ में हम देश बढ़ रहा है, हम यूथ क्या करना चाहिए आप बताइए। मुझे बताना पड़ेगा क्या यूथ को क्या करना चाहिए? देखिए, एक छोटा सा विषय मेरा, आप देखिए कि हमारे देश में 800 मिलियन 35 से कम आयु के लोग हैं। वे देश को बदल सकते हैं जी, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब देखिए, अभी चुनाव आने वाले हैं। क्या हमारा कोई नौजवान है जो वोटर लिस्ट में उसका नाम ही रजिस्टर नहीं हुआ है? करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? 21वीं सदी में जो पैदा हुए हैं हिंदुस्तान में, उनको पहली बार इस लोकसभा में वोट देने का हक मिलने वाला है। और जैसे घर में बच्चा पहली बार जब स्कूल जाता है तो परिवार में बड़ा उत्सव होता है, बड़ा विदाई समारोह होती है, सब लोग जाते हैं, मिठाई बांटते हैं, गरीब से गरीब भी टीका विका करके जाते हैं। मेरा मत है जो पहली बार मतदाता बनता है ना, उसका उत्सव मनाना चाहिए। युवकों ने सब दूर भाई हम पहली बार मतदाता बन रहे हैं, बड़े समारोह करने चाहिए, क्योंकि वो देश के एक निर्णायक पोजीशन पे आ गया है, वो देश का फैसला करने का हकदार बन गया है। अगर हम ऐसे कुछ चीजों को करें, डिजिटल इंडिया, हम चारों तरफ लोगों को प्रेरित करें कि भाई हम कैश करेंसी से बाहर निकल करके डिजिटल करेंसी के द्वारा पेमेंट करने की आदत डालें, बहुत काम हो सकता है। तो सेवा करने के लिए, समाज में बदलाव करने के लिए बहुत सी चीजें होती है, मैं समझता हूं हमें करना चाहिए। धन्यवाद। माननीय, ये आखिरी सवाल था, अपनी तरफ से आप कुछ प्रेरणा देना चाहते हैं हम सबको? जी चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी।